आज मैं कुछ किताबों के हवाले दे रहा हूँ ताकि बाद में अगर सेमिनार के बाद लोग पढ़ना चाहें। ये जो किताब है, ये है द आर्ट ऑफ वर्किंग इन योर ग्रीन ज़ोन। तो ये वर्क के हवाले से है। तो ये भी तो आज मैंने आपको 3 किताबें दिखाई, क्रिएटिंग ग्रीन ज़ोन स्कूल्स, द आर्ट ऑफ वर्किंग इन योर ग्रीन ज़ोन और क्रिएटिव माइनॉरिटी। तो जो वर्किंग इन योर ग्रीन ज़ोन में हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि 4 ग्रुप्स हैं। एक फ़र्द है, वो एक वर्क एनवायरनमेंट में जाता है और काम करता है या करती है। तो जो 4 ग्रुप्स हैं, उसको ऐसे लें कि पर्सन जो है वो रेड ज़ोन में है और जो एनवायरनमेंट है वो ग्रीन ज़ोन में है। तो ये एक डायनामिक्स बनती है कि वो जाता है, वहाँ सब लोग कंफर्टेबल हैं, ये शख्स वहाँ काम करना शुरू करता है और चूँकि खुद खुश नहीं है या उसके फैमिली के प्रॉब्लम्स हैं, मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं, दुखी रहता है, गुस्से में रहता है, वो जाके ग्रीन ज़ोन एनवायरनमेंट को खराब करता है। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो खुद ग्रीन ज़ोन पर्सन है, लेकिन उसकी जो वर्क एनवायरनमेंट है, वो रेड ज़ोन है। तो जैसे समर ने कहा, अगर वहाँ पे बुलिंग होती है, वहाँ पर नस्ल, रंग, कौम, जेंडर की वजह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट है जहाँ पे उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसकी फप्तियाँ कसी जाती हैं, तो वो खुद इंसान ग्रीन जोन में है लेकिन उसकी वर्क एनवायरनमेंट रेड जोन में है। ये दूसरा सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो ये है कि वो शख्स भी रेड जोन में है और वर्क एनवायरनमेंट भी रेड जोन में है। अब ये दोनों, ये अब 2 आतशा हो गया। मसाइल जो है ना और भी बढ़ गए। एक वो खुद दुखी है या प्रेजुडिस्ड है और वह जहाँ जाता है वहाँ भी इसी तरह के मसाइल हैं। तो ये हमारी एक अवेयरनेस है, क्योंकि गोल ये है कि शख्स भी ग्रीन जोन में हो और एनवायरनमेंट भी ग्रीन जोन में। ये एक गोल है कि हाउ टू क्रिएट वर्किंग ग्रीन जोन एनवायरनमेंट। उसका मतलब ये है कि हर फर्द जो है वो ग्रीन जोन में रहे और जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो सिस्टम है, वो भी ग्रीन जोन में हो। तो ये गोल है। ये फाइनली जो जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसमें जानना चाहिए, हम असेस करते हैं कि फर्द का मेंटल स्टेटस क्या है और सिस्टम का जो मेंटल स्टेट वो क्या है। बहरहाल ये बात अवेयरनेस की है। अब हम आते हैं कि जो क्रिएटिव लोग हैं, जब बच्चों का कहा कि वो स्कूल जाते हैं, वो आर्टिस्ट है, वो फनकार है, वो पेंटर है, वो म्यूजिशियन है, बनना चाहता है और स्कूल में उनको उसको कहा जाता है कि तुम रेगुलर काम करो, तो कैसे वो बैलेंस है। यही बच्चा जब बड़ा होता है और वो वर्क एनवायरनमेंट में जाता है तो उसके मसाइल जो हैं और तरह के हो जाते हैं, क्योंकि अब वो वर्क एनवायरनमेंट है। जो दिलचस्पी की बात यह है, जो मैंने अपने क्रिएटिव साइकोथेरेपी क्लिनिक में मरीजों का ख्याल रखा, जो क्रिएटिव लोग थे उनके अपने खास मसाइल थे। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं ताकि आपको एक एग्जाम्पल से पता चले। विटबी में एक लॉयर हैं, बहुत ही काबिल हैं, बहुत ही मशहूर हैं। लोग उनको 3 गुना बाकी लॉयर से ज़्यादा उनकी फीस देते हैं। वो जब कोर्ट में जाते हैं तो वो जज भी उनकी रिस्पेक्ट करता है, क्राउन प्रोसिक्यूटर भी करता है। तो वो एक बहुत ही कामयाब लॉयर हैं डरहम रीजन के और बहुत क्या उसको कहते हैं, सक्सेसफुल हैं, वेल रिस्पेक्टेड हैं। मसला ये हुआ कि उनकी बेगम साहिबा मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने शौहर से इतनी तंग आ चुकी हूँ कि मैं इसको तलाक देने लगी। तो मैंने उनको बुलाया, उनकी मैरिटल डिस्कशन हुई, तो पता ये चला कि ये जो लॉयर साहब हैं, ये क्रिएटिव आदमी, ये काम तो कर देते हैं लेकिन नोट्स नहीं रखते। जब नोट्स नहीं रखते तो जो अपने इनके क्लाइंट्स हैं उनको वो इनवॉइस नहीं भेजते। जब इनवॉइस नहीं भेजते तो उनको पैसे नहीं आते। तो वो तो खुश हैं, वो क्रिएटिवली खुश हैं, जी मैंने बहुत केस जीत लिया और मुझे तमगा लग गया। वो बीवी कह रही है कि ये तो घर बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस में है, हमारी बेटी, हमारे बेटा, इसको स्कूल की तनख्वाह देनी है, वो फीस देनी है, घर का किराया देना है, मॉर्गेज देना है। तो मैंने उसे कहा कि तुम लिस्ट बना के लाओ कि कितना ओइंग है। तो पता चला कि ये जो लॉयर साहब थे, इनके 5 जो क्लाइंट्स थे, मिलकर 110,000 इतना माल वो उसको ओ करते थे। तो थेरेपी में
हमने उससे बात की कि सबसे बड़ी कंपनी जिसका तुमने केस लड़ा था, उसका कितने पैसे तुम्हें मिलने चाहिए। पता चला कि जो केस उन्होंने जीता है 55,000, एक इनवॉइस का 55,000 9 महीनों से ओ कर रहा था। मैंने पूछा इसको कितना वक्त लगेगा तुम्हें इनवॉइस बनाने में। उन्होंने कहा जी आध घंटा लगेगा। तो मैंने उनको एज ए होमवर्क दिया, 8 बजे उनकी अपॉइंटमेंट थी, 8 से 9। मैंने कहा तुम घर जाओ और सोने से पहले तुम ये इनवॉइस बना के उस कॉर्पोरेशन को भेजो और मुझे एक ईमेल करो कि मैंने ये कर दी, ये तुम्हारा थेरेपी का होमवर्क है, उसके बाद तुम सोना। मैं तो क्लिनिक में नहीं हूँगा लेकिन अगले दिन आके मैं चेक करूँगा। तो उसने वही किया। उन्होंने वो इनवॉइस बनाई, इनवॉइस के बाद भेजा और उनको 2 हफ्ते में $55,000 का चेक आ गया। मैंने बीवी को बुलाया और थेरेपी का ये मैंने उनके साथ वो एग्रीमेंट किया था कि 55,000 में से 50,000 बैंक में जाएंगे और 5,000 जो है ना बीवी और बच्चों के लिए एक तफरी का सामान होगा। तो बीवी को खुश करने के लिए, क्योंकि उसको तलाक देना चाहती थी, तो उसने कहा उन दिनों में कि हमने क्यूबा जाना है। तो वो 5,000 वो सब का टिकट लिया गया, एयर टिकट, वहाँ 5 स्टार होटल में बुक कराया गया और वहाँ ऑल इंक्लूसिव। अच्छा, ये मैं कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि ये जो क्रिएटिव शख्स थे, हमें ये पता चला असेसमेंट में कि इनका जो ऐसे लोग जो क्रिएटिव लोग हैं, दे लैक इनर डिसिप्लिन, इनर स्ट्रक्चर और इनर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन क्रिएटिव लोगों में नहीं होती। वो बहुत से लापरवाह होते हैं। वो काबिल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, प्रोफेशनली होते हैं, लेकिन अंदर वो जिम्मेदारी उसकी नहीं ले सकते। तो जब ये एड्रेस किया गया कि ये क्रिएटिव लोगों का क्या मसला है, फिर ये किया गया कि हमने कहा कि हम तुम्हें एक सेक्रेटरी है और एक बीवी है। तो बीवी ने वो जिम्मेदारी ली कि मैं सेक्रेटरी के साथ मिलकर हर रोज इसकी जो इनवॉइसेस हैं, इनका जो कम्युनिटी कितने आवर्स लगाए, क्लाइंट्स के लिए कितना वो करते हैं। तो हमने एक सिस्टम उनके लिए अरेंज किया, जिसके बाद वो लॉयर जो थे वो अपना काम करते थे, क्रिएटिव काम। उनको अपने केस की तैयारी, तमाम किताबें पढ़ना, उसके बारे में वो करना, वो कोई मसला नहीं था। तो इसी वजह से मैं आप समझता हूँ कि असिस्टेंट रखना और एक सेक्रेटरी रखना, उसका जो ओरिजिनल आइडिया ये था कि बाज लोग जो मेंटली क्रिएटिव हैं वो कॉन्सेप्ट्स डेवलप करते हैं। जैसे अगर एक क्रिएटिव आदमी है, उसने नई गाड़ी पोर्शा का एक मॉडल डेवलप किया है, अब वो इंजीनियर नहीं है, वो जाके फैक्ट्री में नया पोर्शा नहीं बनाता, उसको वो बिजनेसमैन को देता है, उसको वो इंजीनियर को देता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग और है और प्रोफेशनल थिंकिंग और उसको इम्प्लीमेंट करना और है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव लोगों को समझने में और क्रिएटिव लोगों की कामयाबी में, ये जानना कि आप में से कितने लोग हैं जो मेंटली एक आइडिया कंसीव करते हैं और वो आइडिया बहुत उम्दा होता है, लेकिन आपके अंदर इतनी पेशेंस नहीं है, आपके अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि आप उसको अपने साथ। तो टीम वर्क जो है, क्रिएटिव लोगों के लिए टीम वर्क बहुत ही जरूरी है। हम अपने ग्रीन जोन में आप देखें, मेरे साथ मैं कन्फेशन करता हूँ कि मेरे लिए समर का होना और ज़हरा का होना, ये मैंने अपने क्लिनिक से सीखा है। मेरे साथ जो नर्स हैं बेटी डेविस और जो मेरी सेक्रेटरी है मार्सेलिना, हम एक टीम के तौर पे काम करते हैं। इनके बगैर मैं नाकाम रहता। आप देखें, मैंने ये जो किताबें हैं, बेटी डेविस की शिकायत ये थी कि तुम किताबें तो लिख लेते हो, ना प्रमोट करते हो, ना उसको लोगों तक पहुंचाते हो, ना बेचते हो, ना ये तुम क्या करते रहते हो। क्योंकि मैं एक किताब लिखने के बाद वक्त जाया नहीं करना चाहता, उसको 3 साल प्रमोट करता रहूं। मैं अगली किताब लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा जो क्रिएटिव काम है। तो इस वजह से एक टीम वर्क बताने की जरूरत यह है कि जो क्रिएटिव लोग हैं प्रोफेशनली और पर्सनली और सोशली, वो ड्रीमर्स हैं, वो एक ड्रीम बनाते हैं और वो एक चीज को कंसीव करते हैं। तो कंसीव करना और बात है, और उस कंसेप्शन को अमली तौर पे, जैसे बच्चे का पैदा होना, बाज तो जो क्रूड लोग हैं वो कहते हैं ये मर्द क्या है, मर्द मर्द तो एक स्पर्म डोनर है, वो स्पर्म डोनेट करके चला गया। वो बेचारी माँ जो है वो 9 महीने 7 दिन उस बच्चे को नर्चर करती है, खून पिलाती है, और वो बाप साहब जो है वो वापस आके कहते हैं अब मेरा नाम दे दो। भाई तुम्हारा नाम किस लिए दे दे। तो 9 महीने तो 7 दिन तो माँ ने उसकी परवरिश की। तो अगर मेरा इख्तियार होता तो बच्चे को माँ का नाम लेना चाहिए,
बाप तो एक फिक्शनल कैरेक्टर, पता ही नहीं होता कि बाप है कौन। बस दफा तो बहरहाल ये बात कहीं और चलेगी। कहने का मतलब ये है कि कंसीव करना एक काम है, वर्क का, प्रोजेक्ट का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, और उसको अमली जामा पहचानना और बात है। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो कार्ल मार्क्स ने कंसीव किया कम्युनिज्म के आइडियाज का, दास कैपिटल में कंसीव किए। उसको अमली जामा जो है वो व्लादिमीर लेनिन ने रशिया में, उसको माओ जेतुंग में चाइना में, हो ची मिन ने उसको जो है वियतनाम में, चिगवारा ने उसको क्यूबा में उसको इम्प्लीमेंट किया। तो कंसीव करना क्रिएटिवली और बात है, उसको अमली तौर पे अमली जामा पहनाना, उस ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करना और बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जानना कि हमारा जो टीम वर्क है उसमें कौन बेहतर काम करता है। जैसे ज़हरा टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर है, मैं तो बिल्कुल ही मतलब है कि इग्नोरेंट हूँ इस मामले में। तो मिलकर काम करना, क्रिएटिव जॉब जो है उसको किसकी, उसका क्या रोल है और कौन कितना उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, कौन उसको मेंटेन कर सकता है, ये आइडिया एक ग्रीन जोन वर्क एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो हिंदुस्तान में आप जाएं तो वहाँ के जो खुदाओं का कॉन्सेप्ट था उसमें अलग-अलग है। एक खुदा क्रिएट करता है, एक खुदा मेंटेन करता है, एक खुदा डिस्ट्रॉय करता है। तो उन्होंने, तो ये जो मिडिल ईस्ट का खुदा है उसको 99 नाम दे दिए। वो सब बेचारा सब कुछ करता है, उसके लिए बहुत मसला है। वो 99 काम, वो उसको, वो जाबिर भी है, वो मतलब है कि वो बेचारा जो है ना, मुझे मिडिल ईस्ट के खुदा पे काफ़ी वो सिंपैथी होती है कि वो नज़ीर भी है, बशीर भी है वो ना। तो बहरहाल ये एक और मौजू है। आइडिया जो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें किसी चीज़ को कामयाब बनाने के लिए एक कंसीव करना है एक शख्स ने, एक ने उसको मेंटेन करना है, एक ने उसको डिस्ट्रॉय करना है, इसको रिक्रिएट करना है। ये जब हम इस टीम वर्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर फैमिली में भी, वर्क में भी, सोशली भी, कम्युनिटी में भी वो तमाम मिलकर काम करने का एक विन विन सिचुएशन, जो हमारी नानी अम्मा कहती हैं कि वन एंड वन मेक 11 नॉट टू। ये जानना कि मेरी कमजोरी क्या है और मैं उसको किस किस शख्स के साथ, किस ग्रुप के साथ मिलकर कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो बहरहाल ये, मैं आज ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारा ज़्यादा वक्त हो गया है। तो मैं मुख्तसरन ये कहता हूँ कि वर्क एनवायरनमेंट में फ़र्द को ग्रीन जोन में होना है, सिस्टम को ग्रीन जोन में होना है, उसमें कॉम्प्लीमेंटरी, चाहे वो आपकी यूनियन हो और आपकी मैनेजमेंट हो, उनको मिलकर काम करना ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा ग्रीन जोन है, बजाय हम उसको कॉन्फ्लिक्ट में लेकर आए ताकि उससे टेंशन पैदा हो। तो वर्किंग टुगेदर इज बेटर देन वर्किंग अलोन, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सब अगर उसको मान लें तो फिर हम, हमारी एरोगेंस या हमारी कि हम सब कुछ अकेले कर सकते हैं, इस मामले में मैं औरतों को ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। औरतें चूँकि माएँ होती हैं, उनके लिए टीम वर्क जो है, वो रिलेशनशिप बिल्ड करने में ज़्यादा है। मर्द जो ज़्यादा, उनको ज़्यादा मसला है कि वो प्योरली टेक्नोलॉजी के साथ अकेले काम करना चाहते हैं। वो रिलेशनशिप बिल्डिंग में उनको उनकी कमी है। तो मैंने अपनी ख़वातीन दोस्तों से भी, कॉलीग से भी ये सीखा कि मिलकर काम कैसे करना है और जो मैं काम करता हूँ उसका बाकी लोगों पर क्या असर है, उनको कंसल्ट करना और उनकी राय लेना। तो मैं अब समर और ज़हरा से राय लेता हूँ कि भई हम ये, जैसे अगला अगला महीना रमज़ान है, तो हम एक सेमिनार को वो कर दें, कैंसल कर दें और 2 महीने के बाद सेमिनार करें ताकि रमज़ान में ये सारा सिलसिला ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आइडिया अच्छा है। तो हम, तो ये मैं अब सीख रहा हूँ खुद भी बतौर मर्द के, ये इंट्यूटिवली मुझ में नहीं था, ये मैंने सीखा है कि जो अपनी ख़वातीन कॉलीग्स और दोस्त हैं उनके साथ मशवरा करें। तो वर्क एनवायरनमेंट में भी चूँकि मर्द ज़्यादा कई जगह पे उनके पास एक पावर पोज़ीशन है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप जेंडर बैलेंस रखें। वो ऑर्गेनाइज़ेशन जिसमें मेल फीमेल बैलेंस ज़्यादा है, वो ज़्यादा कामयाब होंगी क्योंकि उनमें कंसल्टेशन औरतों के साथ मिलकर काम करने की। तो यहाँ मैं छोड़ता हूँ उसको ताकि 2-4 सवाल हों, और चूँकि हमने कामरानी साहब से भी कुछ सुनना है। जी, समर इश्तियाक।